फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट NIOS, ठीक है ना। तो भाई 1989 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फाउंड किया गया था। तो मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, ये हर जगह 100% वैलिड है, ठीक है ना। तो इस बात को लेकर तो कोई टेंशन नहीं कि भाई इसमें एडमिशन लेने से मतलब हम कोई फर्जी बोर्ड में एडमिशन ले रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपका CBSE है, ICSE है या स्टेट बोर्ड है, ऐसे ही इक्विवेलेंट ये बोर्ड भी है वैलिडिटी के मामले में। आगे जाकर और बात करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज पे चलते। तो ओपन स्कूलिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे इसका फुल फॉर्म ये NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। अब जैसे CBSE बोर्ड आप जानते होंगे, ICSE ISC बोर्ड आप जानते होंगे, स्टेट बोर्ड आप जानते होंगे, तो इसमें स्कूल जाना पड़ता है आपको, ठीक है ना। इसमें स्कूल होता है, तो बेसिकली आपको स्कूल ड्रेस पहन के टीचर के पास अटेंडेंस लगाने जाना पड़ता है, ठीक है ना। क्लासेस लेने पड़ते हैं और फिर आपका यूनिट टेस्ट होता है, मिड टर्म टेस्ट होता है, फाइनल टेस्ट होता है, प्री बोर्ड होता है, बोर्ड होता है, ठीक है ना। लेकिन NIOS क्या है, ओपन स्कूलिंग, मतलब इधर कोई स्कूल वूल का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे स्कूल नहीं चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप एडमिशन लोगे एंड सीधा आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, तो वो सारी फॉर्मेलिटीज इधर नहीं होती, ठीक है ना। तो बोर्ड एग्जाम देने कहाँ जाएंगे, तो थ्योरी का जो पेपर्स होगा ई सेंटर मतलब एग्जाम सेंटर पे होगा, एंड प्रैक्टिकल्स होगा स्टडी सेंटर। यहाँ ये स्टडी सेंटर मतलब NIOS का एक स्कूल काइंड ऑफ भी मान लो आप, कि स्टूडेंट्स को अलॉट किया जाता है ताकि वो अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्स वगैरह यहाँ पे दे पाए। लेकिन जो स्टडी सेंटर अलॉट किया जाता है उसमें थ्योरी का पेपर नहीं होता, थ्योरी का पेपर कहीं अलग होता है, वो हॉल टिकट आता है, मतलब एडमिट कार्ड आता है। तो वो बात की बातें बाद में देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज पे, हाँ, इस बोर्ड से आप 10th भी कर सकते हो एंड 12th भी कर सकते हो, ठीक है ना। कोई रोक टोक नहीं है, आराम से 10th का बोर्ड एग्जाम दो, आराम से 12th का बोर्ड एग्जाम दो, 100% वैलिड है। लेकिन 9th और 11th यहाँ पे नहीं होता, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 9th और 11th नहीं होता, तो भैया 9th नहीं होता, 11th नहीं होता, तो मतलब ये फंस जाएंगे ना हम आगे जाकर। अगर कोई 9th और 11th, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, आपसे कौन मांगता है 9th और 11th, ठीक है ना। भैया नीट वाले मांगते हैं, तो नीट वाले जब मांगते हैं 11th का, नीट वालों में एक अलग और भी ऑप्शंस होता है, तो जिसमें NIOS से स्कूलिंग वगैरह की, ओपन स्कूलिंग की, तो उसको 11th का कुछ डिटेल्स वहाँ पे डालना नहीं पड़ता, तो वो अलग बात है, ठीक है ना। तो उसको छोड़ के कहीं पे भी आपको 9th और 11th की ज़रूरत नहीं है, आपका 10th और 12th से ही हर जगह 99% जगह काम होगा। तो भाई 12th में हम क्या क्या ले सकते हैं, इसमें तुम आर्ट्स ले सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो, साइंस ले सकते हो, ठीक है ना। एंड सब्जेक्ट कितना लेना है, मिनिमम आपको 5 सब्जेक्ट लेना है अगर आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है ना। एंड मैक्सिमम आप 7 सब्जेक्ट्स तक यहाँ पे ले सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर सब कुछ हो गया होगा। एंड नेक्स्ट पेज पे चलते, तो फिर वैलिडिटी की बात करते हैं। अभी यहाँ पे गड़बड़ होता है, मतलब लोगों में बहुत डाउट है, क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल, और यूट्यूब वाले मतलब कुछ भी बोलते रहते हैं, ठीक है ना। मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी, कोई सेंस नहीं बनता एक चीज़ का। तो पहली बात तो कम्स अंडर COBSE। तो COBSE के बारे में अगर किसी को ना पता हो तो मैं बता दूँ, COBSE का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ बोर्ड स्कूल एजुकेशन, ठीक है ना। तो ये ऐसे मान लो कि ये कोई ऑफिशियल लिस्ट है, इसके अंदर इंडिया में जितने भी बोर्ड्स आते हैं तो वो 100% वैलिड होते हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसके अंदर आते कि नहीं आता। तो मैंने सीधा COBSE के वेबसाइट से ही मतलब उठाया डेटा। तो पहले देखोगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब ये तो CBSE हो गया अपना, ठीक है ना, ये तो अपना CBSE है। एंड दूसरे ही नंबर पे आपका NIOS दिख जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, और ये अपना है ISC ICSE, ठीक है ना, ये ICSE है। तो बात ये, तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट के बोर्ड है और तीनों ही एकदम टॉप पे COBSE के लिस्ट में आता है। तो मतलब वैलिडिटी लेके आपकी कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना, 100% वैलिड है। देखो नीचे और बोर्ड है, आंध्र प्रदेश का हो गया, शायद अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में आ रहा है, तो फिर आंध्र प्रदेश का सेकेंडरी एजुकेशन हो गया। तो ये दोनों स्टेट बोर्ड्स है, ठीक है ना, और ये ऊपर के 3 जो है ये सेंट्रल बोर्ड्स है। तो आगे और बात कर यार, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी, ठीक है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो अब मैं बात करूंगा कि एक्सेप्ट कहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। 99.5% जगह पे मैंने बोला एक्सेप्टेड है। तो उसमें IITs आते हैं, NITs आते हैं, IIITs आते हैं, GFTIs भी आते हैं, CFTIs भी आते हैं, मतलब गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो कुल मिलाकर बातें हैं, JEE एंड जोसा में ये 100% वैलिड है। अगर 75% आ गया तो तुम यू आर गुड टू गो, ठीक है ना। और एम्स में भी करते हैं, GMC मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसमें भी करते हैं। लेकिन इसमें ना एक रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन तो मैं नहीं बोलूँगा कि MCI जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वो कहते हैं कि हम ओपन स्कूलिंग नहीं लेंगे, फिर प्राइवेट कैंडिडेट जो CBSE का था वो नहीं लेंगे, ठीक है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ और कहता है कि नहीं लेना पड़ेगा। तो अभी के लिए तो इस पर चल रहा है, तो अभी के लिए एम्स में भी जा रहे हैं लोग, GMC में भी जा रहे हैं, एडिशनल बायोलॉजी एक सब्जेक्ट लेके भी, और फुल 5 सब्जेक्ट PCB से लोग जा रहे हैं, मतलब नीट वेट में। तो आगे बात करते हैं, IIMS में भी ले लेते हैं, ठीक है ना। IIMS में एक तो IP MET होता है इनका, IP MET आपको नहीं पता होगा तो जो 12th के बाद ही होता है। IIM इंदौर, IIM रोहतक में जो BBA + MBA का कोर्स होता है, BA + MBA का कोर्स होता है, उसमें ले लेते हैं IIMS में, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। CAT में भी ले लेते हैं, जो मतलब पोस्ट ग्रेजुएट का प्रोग्राम होता है MBA का 2 साल, जो आप ग्रेजुएशन करने के बाद वहाँ जाते हो, तो उसमें भी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर NIOS से अपने 5 सब्जेक्ट 12th किया तो कोई दिक्कत नहीं होता। 99.99% प्राइवेट कॉलेजेस में ले लेते हैं। LPU जाओ, ठीक है ना, फिर आपका क्या हो गया मतलब, और एडमस जाओ, फिर MIT जाओ, को मतलब वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है NIOS लेके, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं,
फिर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, गवर्नमेंट जॉब्स 100% हर जगह ले लेते हैं, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में एसएससी आ गया, आरआरबी आ गया, यूपीएससी आ गया, पीएससी उसमें भी ले लेते हैं, ठीक है ना। कोई लोग पायलट बनते हैं कि इनका कुछ एग्जाम होता है डीजीसीए करके, ठीक है ना, तो डीजीसीए में भी ये वैलिड है, ठीक है ना। और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में 99.99% जगह पे वैलिड है। स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में मैंने 100% क्यों नहीं बोला, क्योंकि कुछ कुछ स्टेट से साउथ में हो गया, जैसे वेस्ट बंगाल में हो गया, ठीक है ना, तो उधर मतलब कुछ जगह पुलिस का कोई कांस्टेबल का पोस्ट आ गया तो उसमें नहीं लेंगे, सब बोलेंगे कि रेगुलर ले आओ, तो ऐसा होता है, मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन 100% तो स्टेट गवर्नमेंट में मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। प्राइवेट जॉब्स की बात करें, यहाँ कन्फ्यूजन आता है स्टूडेंट्स को, ठीक है ना भाई। भैया गवर्नमेंट जॉब्स का तो समझ आ गया, उसमें तो एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से 10-12 पास करना होता है, लेकिन प्राइवेट जॉब्स में क्या करेंगे, उधर तो कंपनीज होती है, प्राइवेट कंपनीज, वो लेंगे कि नहीं। तो प्राइवेट जॉब्स देखो दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑन कैंपस। ऑन कैंपस मतलब क्या, जैसे आप बीटेक करोगे, बीसीए करोगे, एमसीए करोगे, ठीक है ना, तो ऑन कैंपस में कंपनीज आएंगी आपके कॉलेजेस में, कुछ सीजीपीए का कट ऑफ होगा, कुछ प्रोजेक्ट्स देखेंगे आपके, कोडिंग डीएसए देखेंगे, फिर जाके आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, आपका इंटरव्यू होगा, फिर जॉब होगा, ठीक है ना। तो प्राइवेट जॉब्स के मामले में जो आप टॉप क्लास इंस्टीट्यूट से हो ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। टॉप क्लास इंस्टीट्यूट से नहीं हो तब तो भाई आपको सीबीएसई लेकर भी दिक्कत आनी है भाई, ठीक है ना। वो अपने जितना भी अपने स्किल्स है, ये है वो है, तो होता है, गड़बड़ होता है। जैसे आप एमईटी से बीटेक करो तो उसमें क्या क्या है यार, मतलब समझ लो यार। तो इनके लिए ना मैंने एक रेफरेंस लाया, मतलब लिंक्डइन से मुझे एक ये भैया मिले जो भी है, तो ये भैया अभी आईआईटी भी सीएसई में है, ठीक है ना, आईआईटी बॉम्बे सीएसई। तो सोचो जेई के थ्रू आईआईटी बॉम्बे सीएसई से बेहतर कुछ होता है क्या। तो इसमें ये भैया है, एंड इन भैया को मतलब मैं जानता हूँ, मतलब ऐसे जिस टीचर के थ्रू मैं पढ़ा हूँ, ठीक है ना, वो उन्हीं का स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो मतलब उनसे पढ़ते थे, अब एग्जैक्ट स्टूडेंट वो उतना मुझे पता नहीं। तो इनका जेई मेंस में 99.99 परसेंटाइल, मतलब ऑल इंडिया रैंक 100 ऐसा कुछ ही था इनका, अंडर 100 या थोड़ा ऊपर नीचे था। और एडवांस में इनका 250-300, भैया 250-300 पे इनको आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस, अरे कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा के यार, ठीक है ना। तो अभी देखो इन्होंने किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से इन्होंने अपना 12th का एग्जाम किया, ठीक है ना, ये इन्होंने अपने लिंक्डइन पे मेंशन करके रखा है। और अभी इनका इंटेल लगा है ग्रेविटन रिसर्च कैपिटल, अभी ये पास आउट भी नहीं हुए कॉलेज से, सीएसई से पास आउट नहीं, और इंटेल लगा ग्रेविटन रिसर्च। तो जिनको नहीं पता, ये क्वांट रोल का कंपनी होता है, और ये आईआईटी बॉम्बे, मतलब दिल्ली जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको 1 ईयर के ऊपर अपना जो सैलरी पैकेजेस है वो ऑफर करता है। और जो इंटर्न है ना, ये इंटर्न में ही 5-6 लाख रुपए महीने का मिलता है। तो सोचो इतना एलीट लेवल जॉब अगर कोई क्रैक कर रहा है एनआईओएस से 12th करके। अब ग्रेविटन वाले इन भैया को थोड़ी बोलेंगे कि यार तुमने एनआईओएस से क्यों किया, नहीं लेंगे हम, जो जितना भी आईआईटी बॉम्बे हो, सीएसई हो, हम तो भाई सीबीएसई वाले को लेंगे, आईएससी वाले को लेंगे। तो ऐसा थोड़ी है भाई, ऐसा नहीं है यार, ठीक है ना। तो वो नेगोशिएशन चलता रहता है। और कि जैसा कि मैंने बोला, मतलब प्राइवेट जॉब्स में कई जगह रोक टोक आते हैं, तो वो तो आपका सीबीएसई भी होगा तब भी रोक टोक आएगा। आप जाओ ना एलपीयू में प्लेसमेंट लेने जाओ तो कितना मारामारी होता है, ठीक है ना। तो बात ये है, अगर आप इसके थ्रू कर रहे हो, आपके अच्छे परसेंटेज है, 90 प्लस है, 95 प्लस है, 85 प्लस है, फिर आपने किसी अच्छे कॉलेज से बीटेक किया, तो और उधर भी मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है आपका, तो मतलब कोई रोकने नहीं वाला ये ना लेके आपको। तो आई होप मैंने क्लियर कर दिया होगा प्राइवेट जॉब्स का भी मामला, ठीक है ना। एंड आगे बढ़ते, आगे क्या आता है, एज लिमिट। एज लिमिट इंपॉर्टेंट है। 10th के लिए आपको मिनिमम 14 ईयर्स का होना चाहिए, 14 ईयर्स के नीचे। अब 13 ईयर्स हूँ मैं, तो क्या मैं 10 दे सकता हूँ, नहीं दे सकते, ठीक है ना। 12th के लिए मिनिमम 15 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें कंफ्यूजन आता है, भैया 10th का 14, 12th का 15, मतलब 10th अगर मैं यूनिवर्सिटी से पास कर लो तो एक ही साल में मेरा 12 हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होता, आते उस पर भी आते। नो अपर एज लिमिट, मतलब अगर आप चाहो, आपका घर में नानी नाना या फिर दादा दादी को भी हो, उन्होंने 10-12 नहीं किया हो, आप भी चाहते हो उनके साथ कर लो, तो वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। अपर एज लिमिट कोई नहीं है, मतलब 1970 में भी किसी ने अगर 10th पास किया तो वो भी 12th कर सकता है, या जन्म लिया वो भी 10-12 कर सकता है, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है यार। लेकिन ये एज लिमिट है, मतलब 14 ईयर्स होना चाहिए 10th के लिए, 12th के लिए 15 ईयर्स होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब 10th के लिए आपको मिनिमम 8वीं पास होना चाहिए। तो आप किसी स्कूल में पढ़े होगे, उधर से भाई सर्टिफिकेट्स मिलेगा क्लास 8 का, तो वो आपको पास होना चाहिए। नहीं है तब भी हो जाएगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको एक देना होगा कि हाँ मैं काबिल हूँ, मैं 10th का एग्जाम मैंने उससे दे सकता हूँ, ठीक है ना। बस इतनी सी बात है। 12th के लिए आपको 10th पास होना मैंडेटरी है, ठीक है ना। बिना 10th पास किए आप 12th पास नहीं कर सकते। अगर कोई मतलब बेवकूफ़ बना रहा है आपको मार्केट में तो मत बनना प्लीज़, ठीक है ना। 10th पास होना मैंडेटरी, और 2 ईयर्स गैप बिटवीन 10th एंड 12 ये मस्ट है। मैंने बोला ना, जैसे 14 ईयर्स में आपने तो 10th किया तो 15 में 12th हो जाएगा, नहीं होगा, 2 ईयर्स गैप होगा। हाँ 15 साल में आप 12 दे सकते हो, 14 में जैसे 10th पास कर लिया तो 15 साल में आप मैक्सिमम अप टू 4 सब्जेक्ट दे सकते हो, ठीक है ना। 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट 12th आप नहीं कर सकते। फिर 4 सब्जेक्ट या नेक्स्ट जो एक सब्जेक्ट बचा वो आप 16 साल जैसे ही होगा तब दे सकते हो, तब जाके 16 साल जब होगा आपका सर्टिफिकेट्स मिलेगा, ठीक है ना। तो ये 15 साल किसके लिए बताइए, अगर मान लो किसी ने 13 साल में 10th पास कर लिया, एनआईओएस से नहीं किसी और बोर्ड से कर लिया, ठीक है ना, तो वो 15 साल में इधर से कर सकता है, तो उसको कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। अब आई होप मैंने ये भी समझा दिया होगा। फिर
हाँ, जैसे 10th के लिए 14 साल और 12th के लिए 15 साल, और 15 साल की उम्र में अप टू 4 सब्जेक्ट। जैसे मन किया आपको कि मतलब आपने 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दिया, तो 2 सब्जेक्ट देने के बाद तो बाकी जो 3 सब्जेक्ट है वो आप 16 साल जैसे ही आपका होगा तब दे सकते हो, ठीक है ना। और फिर जब आपको मतलब पाँचों सब्जेक्ट देना कंप्लीट हो जाएगा तब जाके आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो ये था भाई एज की बातें, और अपर कोई एज लिमिट नहीं है, मतलब दादा दादी नाना नानी जो भी हो मतलब कर लो, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है ना। तो बस काम खत्म। फिर व्हाट अबाउट मोर देन 2 ईयर्स, भैया ये तो 2 साल 1 साल मतलब ये तो समझ में आ गया, हमारा तो भैया सालों साल गैप है, हम क्या करें, हम क्या मतलब करियर खत्म, ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है यार, ठीक है ना। अगर मेरे पास एक केस आया था, ठीक है ना, अभी कुछ दिन पहले, ऐसे तो है, ये लड़का तो मुझसे सीनियर है, ठीक है ना, अभी इसका 23 ईयर्स ओल्ड का ये होगा 2026 में, 2026 में ये 12th करना चाहता है एनआईओएस से, ठीक है ना। और मैं बोलता 10th कब हुआ, ठीक है ना, तो वो बोलता है कि मतलब 10th तो भाई बहुत पहले हो गया था, अब 12th होगा कि नहीं होगा। तो 10th इनका हुआ था 2019 में, ठीक है ना। तो 2019 में शायद ये 16 या 15 के थे, शायद 16 के थे मान लो, ठीक है ना। और ये 26 में 12th करना चाहता है, क्या ये कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। अगर 10th 2019 क्या इसका, अगर 10th 1950 में भी हुआ होता ना, ठीक है ना, इंडिपेंडेंस के मतलब 3 साल बाद, तब भी जाके ये 2026 में 12th कर सकता है, अगर इसने मतलब कभी 12th ना किया हो ज़िंदगी में। तो मतलब 10th और 12th के बीच जो गैप क्रिएट हो जाएगा उसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम ज़रूर आपको प्लेसमेंट में हो सकता है। प्लेसमेंट में कैसा प्रॉब्लम होगा कि मतलब अब 10th और 12th के बीच आपका 8 साल का गैप है, फिर बीटेक का जो 4 साल है, 4 साल की जगह आपने लगा दिया 6 साल बीटेक करने फेल होते होते, ठीक है ना। तो तब जाके कंपनीज तो बोलेंगे ही ना, मतलब क्या किया तुमने यार। तो वो वाली बात है। तो आगे चलते आगे और देखते भाई। 10th में हाँ, ये फ्लेक्सिबिलिटी देखो इधर का, ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लोग बोलते हैं ना फ्लेक्सिबल है, तो है ये बहुत फ्लेक्सिबल, ये आपको मानना पड़ेगा क्योंकि मैं इनका फीचर दिखा था कुछ। तो 10th में मान लो आपको साइंस और मैथ्स से बहुत डर लगता है, हमसे तो साइंस और मैथ्स नहीं होता, कोई बात नहीं, मत लो, आप इजी इजी सब्जेक्ट लेकर 10th पास कर लो। इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, फिर ये होम साइंस ले लो, साइकोलॉजी ले लो, ठीक है ना, एसएसटी ले लो, पांचों सब्जेक्ट हो गया, 10th पास हो गया। तो मजे मजे में आपने 10th पास कर लेना। और 12th, अब 12th का क्या होगा, ठीक है ना। तो 12th भी आप दोबारा एनआईओएस से ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो 12th में या तो पीसीएम भी ले लो, ठीक है ना। तो आपने आपका साइंस मैथ नहीं था 10th में, तो इसका मतलब ये नहीं इधर आपको 12th में पीसीएम भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है ना। तो आप पीसीएम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आपको लगा कि नहीं लोड ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, हमें दोनों दोनों नहीं करना, हमें बायोलॉजी हटाना है, हम पीसीएम करेंगे, तो कर लो, हटा लो बायोलॉजी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल तो नहीं यार बायोलॉजी ठीक था, मतलब जेई वेई हो नहीं रहा तो नीट ही करेंगे, तो फिर से ले लो पीसीबी, मैथ्स हटा लो, फिर बायो ऐड कर लो। फिर आपको लगा कि यार ये साइंस ही मेरे लिए नहीं बना यार, गलती कर दी बहुत बड़ी, तो कॉमर्स में चले जाओ। फिर लगा कॉमर्स से भी आसान आर्ट्स ले लेंगे तो मतलब ज़्यादा सही होगा मेरे लिए, तो आर्ट्स ले लो। तो इतना सब चेंजेस फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे मिलता है। तो इसके लिए क्या भैया, मुझे यहाँ पे 2 साल, यहाँ पे 2 साल, फिर दो 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 करके क्या 10 साल रुकना पड़ेगा 12 से? नहीं, जो आपका 2 साल का पीरियड है उसी में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। आप चेंज मारो ना सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वैसे पैसे लगते हैं पोर्टल पे 200-250-300 रुपये ऐसा कुछ लगता है, ठीक है ना, वो आप देख लेना बाद में एडमिशन लेने के बाद। तो आगे चलते फिर भैया मन किया कि हम तो भाई नीट भी करेंगे, ठीक है ना, और साथ ही साथ थोड़ा कॉमर्स का भी ज्ञान ले लेते तो कैसा रहता, मतलब पीसीबी और अकाउंट्स ये कर सकते हैं क्या। तो देखो ऐसे तो थियोरिटिकली तो शायद हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि डेट शीट क्लैश कर जाता है। डेट शीट क्लैश का मतलब जैसे यहाँ पे देखो जो अप्रैल 2025 का एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। अब देखो एक ही दिन में बायोलॉजी, एक ही दिन में अकाउंटेंसी का एग्जाम है, तो मतलब बायोलॉजी और अकाउंटेंसी क्लैश करा। अब बताओ एक ही दिन में आप दो दो पेपर कैसे दोगे, ठीक है ना, सेम टाइम में। तो डेट शीट क्लैश कर जाता है, इसलिए ऐसा ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब मत ही लो, तो दिक्कत हो जाएगा मतलब आगे जाके, ठीक है ना। तो आगे और क्या है, हाँ 12th में किस तरह के सब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे इंग्लिश, हिंदी, पीसीएम, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिर इंग्लिश पीसीएम भी वाला मैं अवॉइड करने को बोलता हूँ, मतलब मैथ बायोलॉजी दोनों लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। फिर इंग्लिश पीसीएम और 5th सब्जेक्ट ले सकते हो सोशियोलॉजी, डाटा एंट्री, कंप्यूटर साइंस, फिर अपना पेंटिंग, फिर होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ये सब कुछ ले सकते हो, ठीक है ना। फिर कॉमर्स का देखो सब्जेक्ट सिलेक्शन कितना बढ़िया, मतलब इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, और ये 5th सब्जेक्ट के ऊपर में से कोई एक ले सकते हो। फिर आर्ट्स का हो गया देखो इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन मतलब ऐसे नहीं कि मतलब बेवकूफ़ की तरह सब्जेक्ट ले रहे, इधर फिजिक्स लिया उधर हिस्ट्री लिया, तो कोई सेंस नहीं बनता उन सब चीज़ों का, ठीक है ना। या तो साइंस लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, ये बात है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन ये सब ध्यान से करना पड़ता है। तो आगे चल के देखते हैं। और तो अब बात करते हैं एडमिशन को लेकर कि भैया हमें 5 सब्जेक्ट्स में एडमिशन लेना है ताकि हमें पासिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह सब कुछ मिले, हम फर्दर आगे स्टडीज़ कर पाए, ठीक है ना। तो उसके लिए 10th में आपको 8 पास होना मैंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। या तो आप 8 पास हो जाओ, नहीं तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो कि हाँ हम दे सकते हैं, हम में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम 10th का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है ना।
और ट्वेल्थ में क्या होता है, ट्वेल्थ में या तो आपको टेंथ पास होना पड़ेगा, टेंथ पास होना पड़ेगा मतलब मैंडेटरी है टेंथ पास होना, ठीक है ना। और ट्वेल्थ फेल होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप किसी दूसरे बोर्ड से ट्वेल्थ फेल हो तो आप ट्वेल्थ में 5 सब्जेक्ट ले सकते हो, फेल हो या कंपार्टमेंट हो तब भी ले सकते हो। और टेंथ पास आपको होना मैंडेटरी है, तब भी आप यहाँ से ट्वेल्थ कर सकते हो, ठीक है ना। और 12 पास वालों को 5 सब्जेक्ट्स नहीं मिलता, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि भैया मैंने तो देखा कि मेरे किसी दोस्त ने किया है, ठीक है ना। तो एक्चुअली देखो इसमें एक छोटा सा लूप होल है। तो एनआईओएस ऑफिशियली क्या कहता है कि ट्वेल्थ पास अगर आपने कर लिया तो हम आपको 5 सब्जेक्ट्स में एडमिशन नहीं देंगे, ठीक है ना। लेकिन ये लोग क्या चलाते हैं कि मतलब ये टेंथ का सर्टिफिकेट्स लगा देते हैं, ठीक है ना। मतलब वो बोलते हैं कि हम टेंथ पास है, हमने जिंदगी में कभी ट्वेल्थ ही नहीं किया, तो हाइड कर देते और अपना पुराना वाला जो ट्वेल्थ का मार्कशीट है वो जिंदगी में कभी यूज़ नहीं करते और ये एनआईओएस लेके आगे बढ़ जाते। तो ऐसे कंडीशन में मतलब वो ट्वेल्थ यहाँ से विद 5 सब्जेक्ट्स कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये मैं सजेस्ट नहीं करता नॉर्मली। मैं कहता हूँ अगर किसी को बहुत ही एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, जेई करना है आगे, ठीक है ना, तो जेई में सिंगल बोर्ड लगता है तो तब जाके करो, वरना मत करो यार, क्योंकि नीट में, नेवी में या फिर पायलट वगैरह कुछ भी हो तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट ऐड करने से काम चल जाता है, ठीक है ना। तो अगर तुम ट्वेल्थ पास हो तो तुम ऑफिशियल हो तो 5 सब्जेक्ट्स नहीं दे सकते, लेकिन लोग टेंथ का लगा के कर लेते हैं, ठीक है ना। और एक और चीज़ मैंडेटरी, भाई टेंथ और ट्वेल्थ में तुम्हारा 2 ईयर्स का गैप होना चाहिए, ठीक है ना। बिना 2 ईयर से कम हो तो नहीं होगा, 2 ईयर से कितना भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते भाई। स्ट्रीम, अब बात आते हैं कि मतलब यहाँ पे जैसे हम एडमिशन लेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब आज एडमिशन लिया कल एग्जाम हो, सब अपनी मर्जी से हुआ, ठीक है ना। फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं कर रहे। तो इसमें डिफरेंट स्ट्रीम होता है एडमिशन लेने का, जैसे सब अलग अलग, एक्सट्रीम 1 है, एक्सट्रीम 2 है, एक्सट्रीम 3 है, एक्सट्रीम 4 है, ठीक है ना। एक एक करके डिस्कस करते क्या है, ठीक है ना। तो स्ट्रीम 1 पब्लिक एग्जामिनेशन होता है। पब्लिक एग्जामिनेशन मीनिंग क्या है? पब्लिक एग्जामिनेशन मीनिंग आप एक ही टाइम पे ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम हो रहा है, मतलब तमिलनाडु वाला भी 10 बजे फिजिक्स का पेपर दे रहा है और राजस्थान वाला भी 10 बजे ही फिजिक्स का पेपर दे रहा है। तो एनआईएस का जो ऑल इंडिया लेवल पे पब्लिक एग्जामिनेशन है वो स्ट्रीम 1 में होता है। तो स्ट्रीम 2 में भी पब्लिक ही होता है, ठीक है ना। 3 4 ऑन डिमांड होता है, वो क्या है आगे आते हैं उस पर, ठीक है ना। तो एक अप्रैल में होता है स्ट्रीम 1, एक अक्टूबर में होता है। तो अप्रैल वाले को ब्लॉक 1 बोलते हैं, अक्टूबर वाले को ब्लॉक 2 बोलते हैं, ठीक है ना। और ये फ्रेश ट्वेल्थ करने के लिए होता है कि हम कभी ट्वेल्थ नहीं किया हमने, वी आर टेंथ पास, नाउ वी वांट टू डू ट्वेल्थ, तो उसके लिए फ्रेश ट्वेल्थ करने के लिए स्ट्रीम 1 वाला एग्जाम है, ठीक है ना। प्रीवियस क्वालिफिकेशन आपको टेंथ पास यहाँ पे डालना होगा। तो स्ट्रीम 2 पब्लिक एग्जामिनेशन, स्ट्रीम 2 भी पब्लिक होता है और ये फेल स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है ना। सेम थ्योरी पेपर है स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2। तो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 जो अक्टूबर में होता है उसका जो थ्योरी पेपर आएगा वही सेम थ्योरी पेपर स्ट्रीम 2 वालों को भी मिलेगा, लेकिन इसमें एडमिशन ट्वेल्थ फेल कंपार्टमेंट के थ्रू होता है, ठीक है ना। या आपको ट्वेल्थ में फेल होना पड़ेगा या तो कंपार्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको ट्वेल्थ में 5 सब्जेक्ट्स मिलेगा। और आप इसमें टीओसी वगैरह भी करा सकते हो, वो आगे बात करते हैं, ठीक है ना। और टेंथ का भी सेम है, या तो आपको टेंथ फेल होना पड़ेगा या तो टेंथ कंपार्ट होना पड़ेगा, तब जाके स्ट्रीम 2 में आपको एडमिशन मिलेगा। तो स्ट्रीम 3 4 ये होता है ऑन डिमांड एग्जाम। ऑन डिमांड, अब यूट्यूब पे लोग बोलते हैं ऑन डिमांड मतलब कि सब अपनी मर्जी से चला रहे, अपनी मर्जी से थोड़ी चलेगा भाई, कि मतलब कभी भी चाहे एग्जाम दे दे, ठीक है ना। इसका भी स्पेसिफिक डेट होता है, ऐसा नहीं कि हम कल चाहे कल एग्जाम दे दे। तो इसका एक ब्लॉक होता है जुलाई टू सितंबर, दूसरा होता है फरवरी मार्च, ठीक है ना। तो इस पीरियड ऑफ टाइम में ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होता है कि वो डेट्स देते हैं, मतलब वीक, अगर मान लो एक महीने में 4 वीक है, 4 वीक में 4 ट्यूसडे है, तो बोलते हैं हर ट्यूसडे को फिजिक्स का एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके ऑन डिमांड एग्जाम होता है, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से नहीं कि हम वेडनेसडे को यूनिवर्स वाले को बोले कि फिजिक्स का पेपर भरो हमारे लिए एग्जाम देंगे, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है ना। वो बताएंगे। तो आई होप समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं। फीस, अब फीस को लेके मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब स्कैम जो भी बोलो चलता रहता है, ठीक है ना। पहले बात तो मैं बता दूं, एडमिशन 100% ऑनलाइन है। कोई अगर क्लेम करता है कि मेरे घर पे एडमिशन होता है, मेरे साइबर कैफे पे एडमिशन होता है, ठीक है ना तो ऐसा नहीं है। आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है, iOS वाला आईफोन है, ठीक है ना, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, फिर अपना टैबलेट है, जो भी है, इंटरनेट कनेक्शन है, साथ में एक जीमेल और फ़ोन नंबर है और ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा है, यूपीआई वगैरह, तो आप एडमिशन खुद से ले सकते हो। यू कैन टेक ऑन योर ओन, ठीक है ना। उसमें कोई अलग से जाना नहीं पड़ेगा। बात करते इस पर बहुत बात करते, ठीक है ना। फीस कितना लगता है, ठीक है ना। फीस एक्चुअली बहुत ज़्यादा लगते हैं यहाँ पे, 7,000, 8,000, 10,000, 15,000, 1 लाख तक लगता है, ठीक है ना। कई लोग आपको मिलेंगे ऐसे बोलते हुए कि पर सब्जेक्ट हमें 20,000 रुपये दे दो तो हम पेपर ही लीक करा देंगे आपको, मतलब गारंटेड 80%, 90%, 95% मार्क्स ला के देंगे, ठीक है ना। सब हमारा सेट है, मतलब होम मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर, मतलब हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड है, तो सब कुछ हो जाएगा। तो ये स्कैम यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है ना। 7,000 से फीस एक्सिट हो रहा है, मतलब 7,000 भी क्या, मैं एक्यूरेट आपको फीस ही बता दूंगा एक्चुअली होता कितना है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। ईमेल और फोन स्कैमर लोग यहाँ पे स्कैम कर लेते हैं। जो जिनके पास आप एडमिशन लेने जाते हो वो करते क्या है, वो अपना
ईमेल पासवर्ड डाल देते, आपका ईमेल पासवर्ड की जगह, ठीक है ना, स्टूडेंट का दे डजंट फील स्टूडेंट्स ईमेल, ठीक है ना, आपका ईमेल आपका फ़ोन नंबर वहाँ पे नहीं फिलअप किया जाता, ताकि आपको पता ना चले कि पैसा एक्चुअली लगा कितना, ठीक है ना, ये उनका स्ट्रैटेजी है। तो वो खुद का ईमेल और खुद का फ़ोन नंबर डाल देते ताकि आपको कुछ पता ही नहीं चले, ठीक है ना। और फिर ऐसे मेरे पास एक केस आया था, ठीक है ना, एक स्टूडेंट थी, उसका स्ट्रीम 2 का एडमिशन था, तो इसका कुछ 3500 रुपये बन रहा था। मैंने तो कहना आपका तो 3500 ही लगेगा, 3500 में आपका हो जाता, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मुझसे तो 10,000 लिया गया। मैंने बोला आपका ईमेल और आपका फ़ोन नंबर बैठाया क्या उन्होंने बोला हाँ मतलब OTP आया मेरे में। तो इनके साथ स्कैम क्या किया, ईमेल खुद का बिठा लिया स्कैमर ने, लेकिन फ़ोन नंबर स्टूडेंट का बिठा लिया, ठीक है ना। और बाद में जब मैं उन्हें क्लैरिटी देता हूँ तो वो उनको मतलब जो स्कैमर है उनको बताती है कि ऐसा ऐसा है। तो स्कैमर वापस कहता है कि मतलब एक्चुअली मैंने ऐसा किया क्योंकि आपको मैं बार बार क्यों डिस्टर्ब करूँ ईमेल OTP लेके, इसलिए मैंने अपना ही डाल दिया, ठीक है ना। तो उस वजह से आपको पढ़ाई में भी दिक्कत होगी। तो भाई मेरे इतने अंकल जी इतने अगर ईमानदार हो आप, तो आप ये भी तो बताओ कि 3,500 का फीस आप 10,000 ले रहे हो, 6,500 का प्रॉफिट कर रहे हो, ये बता दो ना कि हाँ 6,500 मेरी फीस है, मैं इतना ज़्यादा चार्ज कर लेता हूँ, ठीक है ना, एडमिशन कराने का, वो बता के करो ना भाई। ये मतलब चिंदी चोरी वाला काम क्या बताऊँ मैं, अब समझ लो, ठीक है ना। तो ईमेल और फोन स्कैम से बहुत बहुत सावधान अगर आप एडमिशन ले रहे हो किसी से, ठीक है ना। हाँ, तो जो ऑफिशियल फीस है NIOS का वो कितना चार्ज करते हैं, ये मैंने इनके वेबसाइट से मैं डेटा लेके आया। तो एक ही केस डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो, ठीक है ना। तो जो मेल कैंडिडेट है और जनरल कैंडिडेट है, ठीक है ना, तो उसका 5 सब्जेक्ट्स अगर ये स्ट्रीम 1 का फीस है पहली बात तो, ठीक है ना। स्ट्रीम 1 मतलब जो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 का फीस है, जो फ्रेश 12th करने के लिए, फ्रेश 10th करने के लिए होता है, ठीक है ना। तो 12th का बात करेंगे, सीनियर सेकेंडरी। तो जो मेल कैंडिडेट है भाई उसका लगता है कुछ 2600 रुपये, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन का आपका 2600 लगेगा, और अगर आपको एक और सब्जेक्ट ऐड करवाना हो तो उसका 940 रुपये लगता है। तो क्यों ऐड करवाना एक सब्जेक्ट, तो 5 सब्जेक्ट लेके कर लो ना, तो 5 सब्जेक्ट का रजिस्ट्रेशन कर लो यहाँ पे, ठीक है ना, 2600 देके। तो और हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बाद NIOS 70 रुपीज़ चार्ज करता है, ठीक है ना। तो ये 70 रुपीज़ आपको हर एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, मान लो मतलब कोई पेमेंट किया NIOS वालों को, तो उसके साथ भी ये 70 रुपये जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ हिसाब किताब है। एक और फीस होता है एग्जाम फीस, उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ठीक है ना। तो एग्जाम फीस एक्चुअली होता है 300 रुपये पर सब्जेक्ट का, ठीक है ना, 300 रुपये पर सब्जेक्ट। और प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट हो तो 150 रुपये, ठीक है ना, 150 रुपये मतलब टोटल मिलाते। तो अगर मतलब थ्योरी वाला सिर्फ सब्जेक्ट है तो 300 देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो 450 रुपये देना पड़ेगा, ये दोनों ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जाम फीस होता है, और इसके साथ टोटल मिला के 5 सब्जेक्ट और 70 रुपये और जोड़ लो, क्योंकि वो हर ट्रांजैक्शन के बाद लगता है। तो ये टोटल फीस का हिसाब किताब है, आगे मैं सैंपल दिखाऊंगा, ठीक है ना, ऐसा टेंशन लेने की कोई बात नहीं। और TOC फीस 230 रुपये होता है। TOC स्पेशली फेल वालों के लिए होता है। तो स्ट्रीम 1 में फेल वाले लोग बहुत ही रेयर हो जाते हैं। क्यों, इसका नेचुरल रीजन ये है, जो फेल होते हैं तो अप्रैल मई के महीने में रिजल्ट आते हैं दूसरे बोर्ड का, तो उस मोमेंट पे वो लोग अक्टूबर में जाते हैं, ऑन डिमांड में जाते हैं, ठीक है ना, साल बचाते हैं, साल मतलब पासिंग ईयर बचाते हैं, ठीक है। तो वो अप्रैल में क्यों जाएंगे नेक्स्ट ईयर, तो इसी वजह से रेयर कोई लेता है इसमें फेल वाला एडमिशन। तो आगे जाके नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रीम 2, 3, 4 का फीस, ठीक है ना, सबका फीस सेम है, और इसमें कोई एग्जाम फीस नहीं है, ठीक है ना, इसमें नो एग्जाम फीस नहीं है, इसमें सारा फीस एक ही बार मिलेगा। तो 620 पर सब्जेक्ट, ठीक है ना, इसमें कोई वो कैटेगरी वाइज नहीं कि फीमेल का इतना, मेल का इतना, SC ST हो इतना, वो सब नहीं, ठीक है ना। तो 650 रुपये पर सब्जेक्ट, और सबका सेम ही है, ठीक है ना। और 2, 3, 4 तीनों का एक ही करिकुलम है। तो और एग्जाम फीस इसमें 250 रुपये मेंशन है, लेकिन ये 250 नहीं, मैं बता दूं NIOS वालों का मिस प्रिंट है, ये एक्चुअली अभी के ज़माने में 300 है, और जो 120 रुपये एक्स्ट्रा है एडिशनल प्रैक्टिकल के लिए वो 150 हो गया, ठीक है ना। तो इसमें भी सेम एग्जाम फीस और जो अपना रजिस्ट्रेशन फीस है वो कंबाइन करके ले लेते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है ना। लेट फीस की बात करें तो लेट फीस कुछ बहुत ही नॉमिनल होता है, 260 से 520 से 910 रुपये तक, ठीक है ना। और लेट फीस सिर्फ स्ट्रीम 1 वालों का होता है, स्ट्रीम 2 वालों का कोई लेट फीस नहीं होता, 3, 4 वालों का, ऑन डिमांड वालों का भी कोई लेट फीस नहीं होता, ठीक है ना। आपके साथ अगर कोई ऐसा स्कैम करे तो समझ जाना। तो ये वहाँ पे देखो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 का लेट फीस स्ट्रीम 1 का ही होता है, ठीक है ना। तो लेट फीस भी बस 910 तक ही होता है, उसके ऊपर नहीं, ठीक है ना। तो कई लोग मैंने ऐसे सुना है कि मतलब 3-4 हज़ार रुपये तो लेट फीस ले लेते पर सब्जेक्ट, पता नहीं वो कैसे लेते, कहाँ से लेते, ठीक है ना। ऑफिशियल तो भाई यही है, देखो भाई hdmis.nios.ac.in से मैंने डेटा उठाया, इससे ऑथेंटिक और क्या हो सकता है, ठीक है ना। फिर हाँ, तो यहाँ पे मैंने NIOS वालों का जो ऑफिशियल एक फी रिसिप्ट है, ये स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 का स्टूडेंट है, ठीक है ना, मतलब फ्रेश 12th वाला, तो उसका फीस रिसिप्ट उठाया तो उसको कितना लगा। भाई आपने तो बोला 2600 रुपये रजिस्ट्रेशन के लगते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली इसका 3580 क्यों लग गया, क्योंकि इसका 910 रुपये और जो है ये लेट फीस है, और 70 रुपये अपना हर ट्रांजैक्शन के साथ लगता है। तो इसी वजह से इसको ऐड कर दोगे तो इतना बन जाएगा 3580 बन जाएगा, ठीक है ना। और ई सर्विसेज ने पहले तो 5 सब्जेक्ट से रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर 1 महीने बाद इसने एक और सब्जेक्ट ऐड कर लिया, तो एक और सब्जेक्ट ऐड करने का 940 रुपये, ठीक है ना, और 70 रुपये हर ट्रांजैक्शन के साथ जोड़ोगे तो 1010 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर जाके इसका एग्जाम फीस कितना है 2320। तो ये 6 सब्जेक्ट का एग्जाम फीस हो गया, पहले तो 5 था रजिस्ट्रेशन के टाइम, फिर एक और इसने तो ऐड करवाया सब्जेक्ट ऐड, ठीक है ना, तो अब 6 हो गया,
6 सब्जेक्ट का एग्जाम फीस। ये PCMB का हो गया अब, इंग्लिश PCM, सोशोलॉजी और बायोलॉजी, ये लिया है इसने। तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का लग गया 450, 450, 450, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला 300 और 150 ऐड करोगे तो 450, और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 300, 300, 300, ये एग्जाम फीस और 70 रुपये हर ट्रांजैक्शन के साथ, तो 2320 लग गया इनका। तो इनका अगर ये तीनों हिसाब करोगे तो 6910 में इनका हुआ है। लेकिन इनके जैसा क्यों करना है यार, मतलब लेट फीस दोगे वेट करके, फिर एक और सब्जेक्ट ऐड करोगे 6 सब्जेक्ट लेके, तो उस टाइम पे ज़्यादा लग सकता है। लेकिन नॉर्मली करोगे तो बहुत कम लगेगा। दिखाता हूँ, ठीक है ना। जैसे ये एक एग्जांपल लिया मैंने, स्ट्रीम 1 में अगर कोई 5 सब्जेक्ट ले रहा है तो रजिस्ट्रेशन का आपका 2600 लगेगा, ठीक है ना, और 70 रुपये ट्रांजैक्शन फीस, तो 2670 यहाँ पे लगा। फिर एग्जाम फीस के वक्त ये इंग्लिश का 300, हिंदी का 300, फिजिक्स प्रैक्टिकल 450, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल 450 और मैथ का 300, ठीक है ना, और 70 रुपये हर ट्रांजैक्शन के साथ, तो 1870 हो गया। तो ये दोनों जोड़ दोगे तो बस इतने में डन, बस 4540 में 12th का एग्जाम देना डन, इससे ज़्यादा 1 रुपये नहीं, ठीक है ना। तो अब देख लो तुम कहाँ से लगता है भाई 15-20 हज़ार, मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना। तो आगे देखो ब्राइब का स्कैम, ठीक है ना। ब्राइब का स्कैम स्टडी सेंटर वाले करते हैं, ये 100 में से नहीं, अभी के ज़माने में 1000 में से, क्योंकि एनओएस वाले बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है ना। तो 1000 में से कोई 1-2 सेंटर ऐसा मिलेगा, जैसे स्टडी सेंटर में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा ना, तो आप प्रैक्टिकल फाइल नहीं बना के जाओगे, ठीक है ना, या कुछ उल्टा सीधा हरकतें करोगे, तो आपको बोलेगा कि अगर प्रैक्टिकल में पास करना है तो हमें इतने पैसे दो, 500 से 13,000 रुपये सब्जेक्ट वो ले लेते हैं प्रैक्टिकल के, ठीक है ना। ये इसे कहते हैं ब्राइब। तो वैसे तो ये इलीगल होता है, यूनिवर्स वाले नहीं कहते कि तुम ब्राइब दो किसी को, ठीक है ना, स्टडी सेंटर हो कोई भी हो, लेकिन ये स्टडी सेंटर वालों का एक स्कैम चलता है। तो ये अगर आप नहीं देते हो तो फेल कर देते। एक स्टूडेंट ऐसा था कि थ्योरी एग्जाम में पास था, लेकिन ये पैसे के कारण प्रैक्टिकल में उसको फेल कर दिया। तो ये बातें कोई नहीं बताता यूनिवर्स का, ठीक है ना। सब बोलते भाई यूनिवर्स में आ जाओ, यूनिवर्स में आ जाओ, मतलब बहुत मजेदार है भाई, ये सब भी तो डार्क रियलिटी, ये भी तो दिखाओ ना कि भाई ऐसा ऐसा भी होता है कि ब्राइब मांगा जा रहा है स्टूडेंट से, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत रेयर, 1000 में से कोई 1-2 सेंटर, मतलब यूपी का एक सेंटर है, याद नहीं आ रहा मुझे, तो वहाँ पे ऐसा ब्राइब वाला सिस्टम है, पैसे लेते प्रैक्टिकल के पैसे, ठीक है ना। तो अभी स्टूडेंट के मन में डर रहा था भैया हम अगर प्रैक्टिकल बना के लेके जाएंगे, हम सब कुछ वाइवा में अच्छा परफॉर्म करेंगे तब भी लेंगे क्या, तो तब देखो, तब अगर ले लेते हैं तो वो तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। मतलब अगर आप एक कंप्लेंट मार दो रीजनल सेंटर में जाके तो वो स्टडी सेंटर बैन हो गया। वैसे भी ब्राइब लेने के बाद स्टडी सेंटर बैन ही हो जाता है, क्योंकि रीजनल सेंटर वालों को पता चलता है, तो वो नोएडा हेडक्वार्टर जो है ना इसका, वो तुरंत बैन कर देते, ठीक है ना। तो ये ब्राइब वाला सिस्टम भी यहाँ पे चलता है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 1000 में से 1-2 जगह ही ऐसा है जहाँ पे चलता है, ऐसा नहीं कि हर जगह चल रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो बाद में ब्राइब के बाद क्या आता है भाई, चीटिंग स्कैम। भाई साहब ये भाई सेटिंग करा देंगे, गारंटेड 80%, गारंटेड 90%, गारंटेड 95%, ठीक है ना। तो 1 लाख रुपए दे दो, 50,000 रुपए दे दो, सब करा देंगे। ये मेनली कोटा और दिल्ली में मैंने देखा, कोटा, दिल्ली, यूपी, यहाँ पे बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है ना। फिर बोलते कि नो एग्जाम नहीं देना आपको, 90% तो ऐसे ही आ जाएगा, हवा में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन सब चीजों से आपको दूर रहना है, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है ना। और कई स्टूडेंट मेरे पास आके फिर से मतलब बहस करेंगे कि आपको थोड़ी पता है, मैंने किया है, मैंने किसी 10th, एक मेरे से बहस कर रहा था, ठीक है ना, कि उसने 10th के किसी स्टूडेंट का एग्जाम पेपर खुद लिख के दिया। पहली बात तो मैं बोलता तुझे भाई कितना आता है, ठीक है ना। फिर उसने बोला कि उन्होंने मतलब ऐसे चीट बीट फाड़ दिया। मैं बोल रहा हूँ भाई, वो जो सेंटर पे वो एग्जाम देने गया था उधर बस 6 लोग मिलकर एग्जाम दे रहे थे, और वो पब्लिक एग्जाम था, ठीक है ना। तो मतलब इनको भी बेवकूफ़ ऐसा बनाया, वो 10th के बच्चे को तो बेवकूफ़ बनाया है, ठीक है ना। और ये जो बच्चे थे जो मतलब उसका एग्जाम लिखने गए थे उनको भी बेवकूफ़ बनाया। इनके हाथों में शायद 1000 रुपये पकड़ा दिया, ठीक है ना, और बोला कि तुम्हें ऐसा ड्रामा कर लो। तो वहाँ पे सिर्फ नेटफ्लिक्स का शो चल रहा था, ठीक है ना। और मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो बोर्ड वाले होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे CBSE ICSE में पॉसिबल नहीं है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता, ठीक है ना भाई। मतलब 99.9999% नहीं होता, और पकड़े अगर गए तो भाई भारी भड़कम का सजा है, मैं आगे दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो ये वाला तो चीटिंग वाला भूल जाओ कि क्यों, मतलब क्यों चीटिंग करना। 10-12 पास करने के लिए भाई खुद पढ़ो ना, 1-2 महीने पढ़ो यार, पास हो जाओगे यार। चीटिंग करना थोड़ी है यार, ठीक है ना। आगे चलते भाई, फिर देखो, हाँ चीटिंग करते रहते हैं ना लोग, तो चीटिंग का कुछ खुलासा यहाँ पे है। तो ये कहाँ का रिजल्ट है भाई, अप्रैल 2025 का रिजल्ट है, ठीक है ना। जो देखो अप्रैल 2025 का रिजल्ट, 2025 का, जहाँ पे 26% बच्चे फेल हो गए, ठीक है ना। ये देखो 73.74% सर्टिफाइड, मतलब पास हुए, और ये आज तक का बेस्ट रिजल्ट है। मतलब सोचो 100 में से जिस बोर्ड में 26 बच्चा फेल हो रहा है, वो रिजल्ट आज तक का बेस्ट रिजल्ट है। नहीं तो जो पब्लिक होता है ना एग्जामिनेशन, इसका पास परसेंटेज 55, 60 ऐसा ही रहता है। मतलब हर 100 में से 40 बच्चा फेल, इधर जैसे हर 100 में से 26 बच्चा फेल, ठीक है ना। तो ऐसा रहता है, अब तक का बेस्ट रिजल्ट है, हिस्ट्री का बेस्ट रिजल्ट, ठीक है ना। तो सोचो इस बोर्ड में करवाएगा चीटिंग, वो भी पैसे देके। तो ये जो 74% पास हुए, इनमें से 80% कितनों का आया होगा, ठीक है ना। टॉप के 15-20% बच्चों का भी आएगा, उसमें से भी आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे, ठीक है ना, साइंस के स्टूडेंट्स का और कम आता है। तो भाई
ऐसा काम यहाँ पे नहीं होता, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको दिखा तो ये देखो अक्टूबर 2024 का रिजल्ट है, ठीक है ना, सीनियर सेकेंडरी। देखो 68% पास, मतलब 32% फेल। 100 में से 32% बच्चा फेल होगा, ये भी बेस्ट रिजल्ट है, क्योंकि नॉर्मली एनओएस का जो आता है ना रिजल्ट, वो 40% फेल आता है, ठीक है ना, 40%, 50%। अभी 10th का खोलोगे तो 50% फेल है। तो आधा आधा बच्चा, आधा आधा स्टूडेंट जिस बोर्ड में फेल हो रहा है, उस बोर्ड में ये लोग लाख लाख रुपए देके चीटिंग भी करवा लेते हैं और नंबर भी ले आते हैं, ठीक है ना। इनका मतलब भाई इनसे दूर रहो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पढ़ो ना, पढ़ो भाई, मतलब अच्छे से पढ़ोगे 6-7 महीने तो 90-95% भी आते हैं, साइंस में भी आते हैं। एक मैंने रिजल्ट देखा 98% भाई, 97% ऐसा करके रिजल्ट है भाई। तो पढ़ो भाई, आएंगे नंबर यार, नहीं पढ़ोगे तो कहीं नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये तो हो गया अपना पब्लिक एग्जाम का रियलिटी। अब और कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई आ जाओ आ जाओ। तुमने कभी देखा सीबीएसई में 32% फेल? भाई सीबीएसई में मुश्किल से 10 से 12% फेल होता है, ठीक है ना, 12th की बात कर रहा हूँ। और आईसीएसई में तो भाई पूरा 99% पास ही हो जाता है, मुश्किल से 1% फेल होता है, ठीक है ना। तो सोचो कहाँ सीबीएसई में आपका 88% पास रहता है, 12% फेल, ठीक है ना। और आईएससी में तो आपका 99% पास रहता है, ठीक है ना। और इधर देखो इतना गंदा हाल, 68% पास हो रहा है, 32% फेल हो रहा है, ठीक है ना। तो इस बोर्ड में आने से पहले थोड़ा सोच समझ के, ये आसान नहीं है, 11th का भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। अब बिल्कुल नहीं मान के चलो कि भाई आसान है, कि लोग बोलते ना 25 दिन में पास कर देंगे, अरे कैसे करवाओगे भाई, मतलब क्या उल्टा सीधा, चैप्टर पढ़ा नहीं, क्वेश्चन दे दिया, पीवाईक्यू दे, अरे पीवाईक्यू करके थोड़ी होता है। अगर कॉन्सेप्ट ही तुम्हें नहीं आता, मान लो किसी 12th का फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तुम्हें एक भी कॉन्सेप्ट नहीं आता और उधर पीवाईक्यू कर रहे हो गॉस लॉ का, ठीक है ना, तो क्या बनेगा भाई, वो थोड़ी तुम कर पाओगे एग्जाम में। तो पढ़ो भाई, आराम से एक एक करके चीजें पढ़ो, टाइम लो, ठीक है ना, फिर जाके अच्छा नंबर लेके आओ, लाइफ में कुछ बढ़िया करो। तो ये वाला सिस्टम चीटिंग वाला तो तुम्हें समझ में आ गया कि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। और जो मैंने बोला उधर नेटफ्लिक्स शो चल रहा था, क्योंकि 6 बच्चे मिलके कभी मतलब एग्जाम नहीं देते, ऐसे प्रॉपर एग्जामिनेशन सेंटर होता है, ठीक है ना। इनको भी बेवकूफ़ बनाया, उनको भी बेवकूफ़ बनाया, और मतलब पैसे लेके भाग गए। और बस यही है भाई, ये मेनली कोटा, दिल्ली और यूपी, इन सब जगह मैंने ज्यादा ऑब्जर्व किया कि ऐसा ऐसा काम हो रहा है, ठीक है ना। और बच्चे पागल की तरह पैसे दे रहे हैं, और पैसे लेके अगर कोई तुम्हारा भाग गया, तुम क्या बोलोगे उसे, कि मतलब पुलिस में जाके ये बोलोगे कि सर हमने चोरी करने का पैसे दिए थे? तो कोई मतलब सेंस नहीं बनता उस बात का। तो आगे चलते हैं, आगे और क्या है, ये देखो, ये तो और इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ऑन डिमांड का रिजल्ट, ठीक है ना। 11 मार्च से 15 मार्च, ये 2024 का ही है, ठीक है ना। ऑन डिमांड के रिजल्ट में पास कितना हुई, ये सीनियर सेकेंडरी का बता रहा हूँ मैं, 12th क्लास का, ठीक है ना। इतने बच्चे अपेयर किए 1993 इन 15 दिनों में, और पास हुए बस 441, 23% पास, 77% फेल। और ये लोग बोलते कि ऑन डिमांड में भी चीटिंग करा देंगे, हमारे पास आ जाओ 20 दिन में 90% दिला दूंगा। भाई हाथ जोड़ता हूँ यार, ऐसा मत किया करो भाई, ठीक है ना। ईमानदारी से कमाओ, अच्छा करो लाइफ में, ये सब चीज़ें मत करो यार। ये करप्शन इतना ज़्यादा हो रहा है ना, मतलब दुनिया में, लोगों को मतलब बेवकूफ़ बना के इतना नहीं करना चाहिए भाई ये सब, ठीक है ना। तो 77% फेल, ठीक है ना। तो चिल्लाते होंगे मतलब कोई लोग, आ जाओ यूनिवर्स में आ जाओ, ऑन डिमांड में पास कर दूंगा। अरे कैसे करोगे भाई यार, इतने इतने बच्चे तो फेल है, ठीक है ना। नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा पास, ठीक है ना, बात वो है। चलो आगे देखते, बोर्ड क्या कहता है, ठीक है ना। देखो मास कॉपिंग केस की, मतलब कुछ लोग आते हैं ना कि अरे सब कुछ सेटिंग है, हमारा सेंटर वेंटर सब कुछ सेट कर लिया, ठीक है ना, सब कुछ मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये गाइडलाइंस तुम पढ़ लेना, इधर मैं दिखा देता हूँ। अगर पकड़े गए तो यहाँ पे हैंडिंग ओवर द केस टू द पुलिस, ठीक है ना। पुलिस वालों को, एनओएस वाले अगर पकड़ लिया तुमको, तो मतलब ऐसा ऐसा लफड़ा यहाँ पे हो सकता है। तो भाई साहब इन सब चीज़ों से दूर रहो, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं होता, मुश्किल से आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं। हाँ भाई 15-20 साल पहले मैं मानता तब होता था, लेकिन ये भाई पॉसिबल नहीं। अभी तुमने सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि बिहार बोर्ड वाले ऐसे फ़ोन लेके एग्जाम दे रहे हो, वो थोड़ी वो स्क्रिप्टेड रील होता है यार, उसको देख के तुम सोच रहे हो कि बिहार बोर्ड में से ऐसा चलता है। ऐसा चलता तो पास परसेंट इतना खराब क्यों? बिहार बोर्ड का शायद 80% पास है, 20% बच्चा फिर भी फेल। तो ऐसा नहीं होता भाई, वो देख के हमें मुस्कुराना नहीं है, ठीक है ना। ऐसे मैंने देखा कोटा में, दिल्ली में बहुत लोग 50,000 दे दो, 1 लाख दे दो, 75 ले जाओ, 80 ले जाओ, 90 ले जाओ, मत जाओ भाई उनके पास, मत जाओ, ठीक है ना। अगर करियर का मतलब ऐसा तैसा करवाना है तो फिर जाओ, नहीं तो भाई मत जाओ। मैं तो कहूँगा ईमानदार बनो, पढ़ो लिखो और एग्जाम दो, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है ना। तुम मतलब फंस जाओगे, गंदा फंस जाओगे, और फिर पकड़े गए, क्योंकि अनफेयर मीन्स के अंदर अगर तुम पकड़े गए, और क्योंकि देखो वो मास कॉपिंग करवाएगा, ठीक है ना। और एक तो करवाएगा कैसे, क्वेश्चन पेपर उसको मिलेगा कहाँ, ठीक है ना। वो कुछ लोग बोलते हैं, मैंने देखा कि क्वेश्चन पेपर तो जैसे ही मिलता है 15 मिनट पहले, वो तभी मतलब एक्सपर्ट से आंसर लिखाता है और फिर जाकर उसको प्रिंट करवाता है। भाई इतना सब कुछ 3 घंटे में हो जाएगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा। फिर इन्विजिलेटर जो आता है, ठीक है ना, बाहर से भी आता है, उसको कैसे रोकेगा, ठीक है ना। वो तो सरप्राइज विजिट होता है। तो और इतने सारे इन्विजिलेटर्स होंगे, तो क्या एक कोई बंदा नहीं होगा जो ऑनेस्ट होगा, और उसने अगर मुंह खोल दिया तो तुम सारे गए, ठीक है ना। तो
फिर जो तुम छापोगे तो जो सेट अलग अलग होता है, ठीक है ना, जो सेट A B C अलग अलग सेट होता है, तो मुझे बताओ मतलब कैसे छापोगे, ठीक है ना। और अगर छाप भी दिया तो सबका आंसर तो सेम है। छापने के लिए भी तो दिमाग चाहिए होता है ना, अगर तुम पढ़े नहीं हो तुम्हें पता नहीं उस आंसर को मतलब सही से कैसे लिखना है, ये भी बात होता है, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। जैसे ऑर्गेनिक के रिएक्शंस आएंगे, अब तुम पढ़े कुछ नहीं हो, तुम्हें पता कैसे होगा भाई मतलब ये रिएक्शन कहाँ से क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो वाली बात है। और जैसे मतलब अनफेयर मीन्स के अंदर तुम पकड़े गए, जैसे कॉपी चेकिंग में जाएगा, अगर उसको मिला कि सारा आंसर सेम है, इसने भी सेम लिखा है, इसने भी सेम लिखा है, इसने भी, तो सबको मिलके अनफेयर मीन्स में UFM लेटर दे दिया जाता है, ठीक है ना। और बाद में जाके तुम कभी भी दूसरे बोर्ड से भी, NOS बोर्ड से भी 12th का 10th का एग्जाम नहीं दे सकते। तो इन सब चीज़ों से स्ट्रिक्टली दूर रहो, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली दूर। और कुछ लोग बोलते हैं ना नहीं पैसे हमारे पास बहुत है, यार पैसे इतने ज़्यादा है तो इन स्कैमर्स को क्यों दे रहे हो यार, पैसे ज़्यादा है तो खुद का कुछ एसेट बनाओ, BMW पोर्शे खरीदो, ठीक है ना। वो नहीं कर पा रहे तो किसी चैरिटी में दान कर दो, स्कैमर्स को दान क्यों कर रहे हो भाई, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। तो ठीक है आगे बढ़ते आगे। हाँ, पास आउट होने के बाद NOS से 10th और 12th तो आप 5 साल तक इंप्रूवमेंट दे सकते हो। मान लो आपने फ्रेश 5 सब्जेक्ट्स लेकर 10th और 12th कर लिया, अब आपका नंबर मान लो 60% आया, 70% आया, आपको 90 चाहिए, तो करो ना, 5 साल तक इंप्रूवमेंट कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरो, बस एग्जाम फीस भरना होता है पोर्टल में जाके और फिर देना होता है वही नॉमिनल जो 300 और 350 वाला जो फीस, 450 वाला जो फीस होता है ना, वही वाला फीस, ठीक है ना। तो इंप्रूवमेंट का फैसिलिटी ये है। पब्लिक वालों को पब्लिक और ऑन डिमांड दोनों में इंप्रूवमेंट होता है, ऑन डिमांड वालों को ऑन डिमांड में ही होगा, पब्लिक में इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में